Anisha Catherine here. Welcome back to my channel called Science Coaching. So today we are continuing the chapter that is the Cold War era, chapter 1, book 1, class 12. And so let's start the chapter without any further ado. हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, लास्ट के सेशन में बात करी थी कि कौन कौन सी ट्रीटीज जो थी, जो एग्रीमेंट साइन हुए थे, 3 जो है आपको बताया था कि 1 मार्क में आते हैं. सो आई होप दैट यू आर लर्निंग दोज थिंग्स. सो अब जो है हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की. ठीक है, आगे और भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो अब आता है आपका कि चैलेंज टू बायोपोलैरिटी. ठीक है, बायोपोलैरिटी मतलब कि आपका दो जो है अलायंसेस थी, दो सुपर पावर्स थी, दैट इज योर यूएस एंड यूएसएसआर. तो जो बायोपोलैरिटी थी उसको चैलेंज क्या था बायोपोलैरिटी को, तो नाम जो है एक आ गया था नॉन अलाइंड मूवमेंट. नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो 4 मार्कर्स में हो या 2 मार्कर्स में हो या फिर 1 मार्कर में हो, डेफिनेटली आता है. सो बी अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, और बेसिकली अगर आप जो है स्टार्ट करते हैं, नाम का मतलब क्या होता है. नाम, व्हाट डू यू मीन बाय नाम. तो नाम की मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. नाम एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि काफी सारे लीडर्स ने स्टार्ट किया था, और बेसिकली वो वाली कंट्रीज ने स्टार्ट किया था कि जो कि अभी डीकोलोनाइज्ड हुए थे या इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंस मिली थी जिन कंट्रीज को, उसमें से काफ़ी सारी आपकी एशियन कंट्रीज आती हैं. इंडिया भी थी उसमें से तब के टाइम पे. ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो अभी जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी, उन कंट्रीज ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था कि हमें किसी भी कंट्री के साथ नहीं जाना, कोई भी अलायंस के साथ जो है जुड़ना नहीं है. अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई दे डिसाइडेड दैट वी डोंट वांट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द अलायंसेस, बिकॉज they were the newly independent countries and it was be like कि अभी जो है वो इंडिपेंडेंट उनको मिली है. ठीक है, इंडिपेंडेंस अभी उनको मिली है, वो एकदम से अगर किसी के साथ अलायंस के साथ जुड़ जाते हैं या यूएस के यूएस सारे साथ, तो वो दोबारा से एक जो है कॉलोनाइज्ड हो जाएंगे. दोबारा से जो है किसी न किसी के जो है उनके जो है रूल, किसी और कंट्री का जो है उनके ऊपर रूल हो जाएगा. तो दैट्स वाई दिस मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज स्टार्टेड. ओके, सो अब इसका दोबारा से जो है देख लेते हैं. अब ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी, उसने जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उसको जो है अपॉर्चुनिटी दी कि वो जो है किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना करे, वो स्टे आउट रहे अलायंसेस के. फिर जो जितनी भी आपकी कंट्रीज थी, नॉन अलाइंड कंट्रीज थी, उसने बहुत ही एक वाइटल क्रूशियल रोल प्ले किया जो भी कोल्ड वॉर के कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनको रिड्यूस करने में. अगर आपके कभी कभी क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसा भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट. 4 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन. अगर आता है तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाम अगर आएगा तो 4 मार्क्स में आता है. सो यू हैव टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स. पहले तो आपको मतलब लिखना है, व्हाट डू यू मीन बाय नाम, क्या अपॉर्चुनिटीज दी हैं, व्हाट वाज द रोल ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज, दे वर रिड्यूसिंग, they played a role in reducing cold war conflicts. Then non aligned जो मूवमेंट था ऑफर्ड न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज को जो है, जो कि एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन, ठीक है, लेटिन अमेरिकन, ये इतनी सारी जितनी भी एशिया की कंट्रीज थी, अफ्रीका की कंट्रीज थी या लेटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, उसको एक तीसरा ऑप्शन दिया, थर्ड ऑप्शन. ठीक है, यूएस और यूएसए को छोड़ के थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया, दैट वाज नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द अलायंसेस. कोई भी अलायंस को जो है आप ज्वाइन मत करो, इंडिपेंडेंट रहो, हमने किसी भी अलायंस को ज्वाइन करना ही नहीं है. तो ये नाम ने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी न्यू जो कॉलोनाइज्ड डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज हुई थी उनको. तो अभी इसके जो है कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है. ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में बताया कि आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाम आता है, समटाइम्स आता है, मगर ये क्वेश्चन डेफिनेटली मैं कहूंगी उस राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाम इज अ पार्ट, इट्स अ पार्शल कि आएगा या नहीं आएगा, वो है कि आपको नाम के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय नाम. मगर लीडर्स के बारे में 1 मार्क्स में आता है, दैट वो लीडर्स पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ द लीडर्स ऑफ नाम या फाउंडर्स ऑफ नाम. सो देयर आर 5 फाउंडर्स जिन्होंने लीडर्स थे नाम के. तो इनको 5 फाउंडर्स भी कहते हैं, फाउंडर्स ऑफ नाम भी है, ये 5 लीडर्स, फाउंडर भी कहा जाता है इन्हें. और आपको पता होना चाहिए कि 1 मार्क में जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो आपके फिल द ब्लैंक्स में आएगा या फिर आपको सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेंगे राइट द नेम्स ऑफ द
लीडर्स ऑफ नाम। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लीडर्स थे। अब आप इसकी एब्रीविएशंस बनाओ, जो मर्जी करो, बट आपको लर्न करना है एज इट इज, ठीक है। मैं कहूँगी कि प्लीज डोंट मग अप द थिंग्स, रटो मत। मैं समझना है, हर चीज बोलती हूँ कि रटना नहीं है, समझना है। तो समझना कैसे है, ठीक है। अब यूगोस्लाविया, आपको कंट्रीज के नेम याद हो जाएंगे, यू हैव टू लर्न ऑल दीज द लीडर्स नेम, ओके। सो इंडिया का तो बहुत ही आसान है, नेहरू जी। तो स्टार्ट करते हैं। यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू जी, इजिप्ट के थे गामल अब्देल नासर, देन इंडोनेशिया सुकर्नो, देन घाना के थे क्वामे नुखर्नु। क्वामे नुखर्नु घाना के एक लीडर्स थे। तो ये आपको 5 नाम जो है लर्न होने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ नेम नहीं पूछेंगे कि सिर्फ नेम्स बताओ, कंट्री भी साथ में पूछेंगे। तो यू हैव टू लर्न कि कौन सी कंट्री का कौन सा था। एक तो लर्न हो जाएगा, इंडिया के नेहरू जी थे, मगर दूसरे बाकी जो 4 रहते हैं उनका लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इंडिया के नेहरू जी तो लर्न होगा कि इंडिया के नेहरू जी थे। यूगोस्लाविया जोसेफ ब्रोज टीटो, देन इजिप्ट के आते हैं आपके गामल अब्देल नासर, देन आपके इंडोनेशिया सुकर्नो इज आल्सो आई थिंक वेरी इजी। इंडोनेशिया आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हो, सुखर्नो। तो सुख मतलब कि काफी खुशी होना, ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा होना, सुख सुकर्नो। तो ऐसे आप इसको याद कर लो। तो सुख मतलब खुशी होना, तो वो इंडोनेशिया का है सुकर्नो, घाना का ख्वामे नुखर्नु। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। खासकर ये जो आपके नेम्स हैं, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है। 1 मार्कर में या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, या आपको किसी भी चीज में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाम फॉर 4 मार्क्स। सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट जो था वो बेलग्रेड 1961 में हुआ था। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बेलग्रेड के अंदर फर्स्ट समिट हुई थी 1961 के अंदर, क्योंकि ये तो बहुत आपका जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको सेकेंड बुक में भी बहुत हेल्प करेगी। और ये वाला ये आपका ये चीज़ आपसे पूछी जाती है पेपर में 1 मार्क के अंदर, तो ये पता होना चाहिए। अभी हमने नाम के बारे में डिस्कस किया, दैट व्हाट वाज नाम, ठीक है, पूरा नाम के बारे में डिस्कशन हुई, लीडर्स के बारे में डिस्कस किया। तो जो फर्स्ट समिट हुई थी जब नाम के फाउंडर्स थे, उसके बाद जो फर्स्ट समिट हुई थी नाम की, वो नॉन अलाइंड जो समिट हुई थी पहली, वो बेलग्रेड 1961 में हुई थी। अब जो बेलग्रेड में हुई थी, इसके 3 फैक्टर्स भी हैं, 3 फैक्टर्स, और इसमें ऐसा ये क्वेश्चन भी आता है 3 फैक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द मेन 3 फैक्टर्स या फिर एजेंडा दैट हेल्ड इन बेलग्रेड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी आपका आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स दैट और एजेंडा दैट हेल्ड इन बेलग्रेड। तो ये भी आपका आता है 2 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन भी, ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ ही सकती है। ये 1 मार्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा आपका है ना 1 मार्कर ज्यादा फ्री में मार्क्स होते हैं कि आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। तो ये 3 फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पहला फैक्टर, कॉर्पोरेशन अमंग दीज 5 कंट्रीज। मैंने साथ में लिखा भी जो फाउंडर ऑफ नाम, जितने भी अभी हमने कंट्रीज पढ़ी थी, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, घाना एंड योर 1 मोर कंट्री वाज देयर। सो जो वो जितनी भी हमने अभी 5 कंट्रीज पढ़ी थी, ठीक है, वो सब जो है वो उनके अंदर जितनी भी कॉर्पोरेशन थी उन कंट्रीज के बीच में, ठीक है, थोड़ा जो कॉर्पोरेशन थी अमंग दीज 5 कंट्रीज। तो पहला फैक्टर ये हो गया। फिर ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग अरेनास, ठीक है, क्योंकि कोल्ड वॉर की जो टेंशंस थी वो ऑब्वियसली बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी, और जो अरेनास थे वो काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे थे, वाइडन होते जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि ड्रामेटिक एंट्री, क्योंकि जो अफ्रीकन कंट्रीज जो भी न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुए थी, न्यूली डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो इस अरेना में आई थी, ठीक है, इस फैक्टर के अंडर आई। और 1960 के बाय 1960 16 कंट्रीज जो है अफ्रीकन मेंबर्स, मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जो थी, अफ्रीकन मेंबर्स जो थे वो यूएन के साथ जो है वो आ गए थे। तो बाय 1960 ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाय
1960 देयर वर 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स इन द यूएन। तो यूएन के अंदर बाय 1960 के अंदर जो है 16 न्यू मेंबर्स अफ्रीकन हो गए थे, क्योंकि अभी अफ्रीकन जो कंट्रीज थी भी काफ़ी सारी न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुई थी। तो इस ड्रामेटिक एंट्री हुई थी उनकी इस इंटरनेशनल अरेना के अंदर, इस इंटरनेशनल चीज़ के अंदर उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इस चीज़ में। सो दैट्स द थिंग, द 3 फैक्टर हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जरूर आता है, 1 मार्कर में आएगा, ये आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। आगे बात करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी तक तो हमने आपकी बात कर ली नैम के बारे में। ठीक है, नैम के बारे में बात करी हमने। ठीक है, फिर आगे उनके लीडर्स के बारे में बात करी। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बेलग्रेड में कौन सी फैक्टर्स थे, वो 3 फैक्टर्स हमने हमारा हो गया। अब ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन क्या है, अब स्टेटमेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेज शुड नॉट बी कंसिडर आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी। जस्टिफाई। स्टेटमेंट क्वेश्चन गारंटी है आपके एक बोर्ड के एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड के एग्जाम से मैं पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अगर आप 2020 का बोर्ड का एग्जाम देखोगे तो उसमें 4 मार्कर्स हो या 6 मार्क्स के हो, स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, सो पहले तो ये देखते हैं कि क्या मतलब क्या है इस स्टेटमेंट से, मतलब क्या है। पर स्टेटमेंट से इसका मतलब ये है कि जो हमारे अलायंसेस थे, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे, मतलब जो नैम का जो कॉन्सेप्ट था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, अलाइन मूवमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था, वो यही कहना चाह रहे हैं, ना तो वो आइसोलेशनिज्म था ना ही न्यूट्रलिटी था। अब आपको इसमें आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी का मतलब पता होना चाहिए। अब आइसोलेशनिज्म का मतलब हो गया नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म सिंस आइसोलेशनिज्म इट मींस रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर, मतलब कि बिल्कुल ही वर्ल्ड के अफेयर से बिल्कुल कट जाना। ना तो मतलब आपको ना तो ये पता है कि यूएस के साथ क्या हो रहा है, यूएसएसआर में क्या हो रहा है, ना तो आपको पता है कि वर्ल्ड की जितने भी अफेयर्स चल रहे हैं, मतलब कि ना तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना लूँ, मुझे ना तो पता है कि कौन सी अगर दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है या किसी तीसरी कंट्री में क्या हो रहा है, मुझे अपनी खुद की कंट्री में भी नहीं पता क्या हो रहा है। मतलब कि मैं बिल्कुल ही सब चीज़ों से जो है दूर हो चुकी हूँ, अलूफ हो चुकी हूँ। तो आइसोलेशनिज्म का मतलब क्या होता है, अगर हम कहते हैं ना कि हम ऐसे फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम चल रहा है, तो अब जो आपका लोग जो है अगर किसी को कोविड है तो वो आइसोलेटेड कर दिया जाता है, मतलब एक रूम में बंद, मतलब हर चीज से जो है दूर कर दिए जाते हैं, अलूफ कर दिए जाते हैं। तो आइसोलेशनिज्म का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ना तो आइसोलेशनिज्म नहीं था, क्योंकि आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है वर्ल्ड के अफेयर से अलूफ रहना, बिल्कुल दूर हो जाना। मगर आइसोलेशन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आइसोलेशन नहीं था। हर कंट्री, चाहे वो इंडिया का फॉर एग्जांपल ले लो, वो इंडिया जो थी आगे आके जो है पूरा वो कर रही थी कन्फ्लिक्ट को, कोल्ड वॉर के कन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश कर रही थी, वर्ल्ड अफेयर्स में बोल रही थी, ठीक है, पूरा सहयोग दे रही थी उसके अंदर। फिर आता है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है, अब क्लास 10th की आपने केमिस्ट्री में अपना पढ़ा होगा चैप्टर 2 एसिड किसी के अंदर, ठीक है, चैप्टर 10th के अंदर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू को पता है अगर 7 पर होती है, इफ इट इज ऑन 7 तो इसका मतलब दैट थिंग इज न्यूट्रल, ठीक है, दैट यू ऑल नो कि इसका मतलब होता है न्यूट्रल होना, ठीक है। मतलब अगर आपको पता है कि अगर कोई पीएच वैल्यू किसी भी एलिमेंट की 7 पर है तो वो न्यूट्रल है। तो आपको एक सब ये चीजें आपने 10th में पढ़ी है, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा कि आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा कि न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो इस साइड का होना ना इस साइड को, बीच में रहना, मतलब कि ना तो अगर यूएस के साइड में रहो ना यूएसएसआर के साइड में रहो, वो दोनों आप दो जो है न्यूट्रल हो, ना उसके साइड में ना उसके साइड में, न्यूट्रल हो। तो नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रलिटी का मतलब होता है प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। बेसिकली यूएसएसआर जो है लड़ रहे हैं आपस में, कोल्ड वॉर चल रही है, और ये आपके जो है नॉन अलाइनमेंट जो है कंट्रीज हैं, ये नॉन अलाइनमेंट कंट्री, ये इन दोनों को जो है
सिर्फ देख रही हैं, they are just looking at them, they are not saying anything, they are neutral। कहते हैं ना जब आपकी किसी फ्रेंड की, दो फ्रेंड्स की लड़ाई होती है तो आप कहते हो किसके साइड में है, आप कहते हो ना मैं न्यूट्रल हूँ, आई एम न्यूट्रल, मैं ना तेरी साइड में ना तेरी साइड, मैं न्यूट्रल हूँ, तुम लड़ो मैं इस पर देख रही हूँ, मैं कोई वो नहीं कर रही, कोई इंटरफेयर नहीं कर रही। तो न्यूट्रल का मतलब होता है बेसिकली आप वॉर से जो है अवे हो, यू आर स्टेइंग अवे आउट ऑफ वॉर। तो इंडिया का अगर एग्जाम्पल हो, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंडर में था, उसके अंदर आता था, क्योंकि न्यूली जो है इंडिपेंडेंट कंट्री थी हमारी इंडिया। तो उसने जो है अगर आप बात करो इंडिया की, तो इंडिया जो है प्रैक्टिस नॉन अलाइनमेंट जो है उसने हर तरीके से वॉर को कम करने की कोशिश करी कि वॉर कम हो, मगर वो वॉर में पड़ता नहीं था। India was not involved in the war, but it was staying away from the war and it was trying to reduce the Cold War conflicts. So अगर आप ये चीज़ समझोगे तो आपको समझ में आएगी कि न्यूट्रल का मैंने मतलब समझाया कि pH वैल्यू से समझाया, कि केमिस्ट्री के आपको समझ में आया होगा। आइसोलेशनिज्म का मतलब कोविड-19 से समझ में आया होगा कि कोविड जैसे होता है आज के अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के आइसोलेटेड कर देते हैं लोगों को, इसका मतलब आप दुनिया की हर चीज से जो है दूर हो चुके हो। फाइन। सो ना तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं था, नॉन अलाइनमेंट का मतलब था कि सिर्फ आप ना तो यूएस ना यूएसआर के साथ, उसके साथ ईस्टर्न वेस्टर्न लाइन के साथ आप जुड़ नहीं रहे हो, यू आर जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, बट यू आर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड्स अफेयर, यू आर अवेयर कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, बट आप उनके अंडर में नहीं हो। दैट्स व्हाट द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज होता है 2 मार्क्स में तो आपका डेफिनेटली पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी आता है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या है। सो लेट्स मूव फर्दर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर योर 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर 4 मार्क्स में आएंगे तो ये सिर्फ 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, नहीं या तो 6 मार्क्स में भी ये कभी कभार आता है, 6 मार्क्स में आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस या फिर ट्विस्ट करके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है। फटाफट से समझते हैं कि ये एक जो आपका नियो, ये एक जो एक निकला था, ये क्या था, नियो है क्या, इसका समझते हैं। तो जितनी भी आपकी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जितनी भी कंट्रीज आती थी नॉन अलाइंड के अंदर, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, वो ज़्यादातर कंट्री जो थी वो थी आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो आपकी जितनी भी कंट्रीज थी वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आती थी, जिसके अंदर चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाहे वो आपकी एशियन कंट्रीज बाकी की हो, ठीक है। तो जितनी भी कंट्रीज थी वो ज़्यादातर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, और ये चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि इनकी अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी तो चैलेंज ये था कि इनकी पावर्टी और इनकी जो इकोनॉमिकली जो इनका बैलेंस जो है, इकोनॉमिकली इन कंट्रीज को बैलेंस किया जाए, इनकी पावर्टी को अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है, बाहर निकाला जाए। तो इस वजह से यहाँ से इस चैलेंज की वजह से ये एक आइडिया ओरिजिनेटेड हुआ जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक यूएन का कॉन्फ्रेंस था जो कि ट्रेड और डेवलपमेंट पे था। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, UNCTAD की, 1 मार्क में ये पूछी जाती है। उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली, ठीक है, 1972 के अंदर, जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ये भी पता होना चाहिए कब निकाला और क्या नाम था, 1 मार्क में ये भी आता है, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर कुछ उसने ये चीज़ें प्रपोज करी कि ये होना चाहिए ताकि हम जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी पावर्टी को अपलिफ्ट कर सके, उनकी इकोनॉमिक बैलेंस कर सके। तो क्या क्या चीज़ें थी, पहला तो था कि उनके जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी LDC जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उनका कंट्रोल मिलना चाहिए। मतलब कि जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी, ये इसमें प्रपोजल निकला था फर्स्ट कि उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल होना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल होना चाहिए। अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे खुद कंट्रोल होना चाहिए तो उनको अपना कंट्रोल दो। सेकेंड में आता है एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स। तो
ये भी था कि वो अपनी इकोनॉमी जो है अच्छी कर सके, इकोनॉमिकली बैलेंस कर सके, अपनी इकोनॉमी बैलेंस कर सके। तो इस वजह से ये प्रपोजल निकला था कि वेस्टर्न मार्केट उनके लिए ओपन होनी चाहिए, उनके जो है दिल खुले होने चाहिए वेस्टर्न मार्केट्स के लिए, ताकि वो अपनी इकोनॉमी जो है बैलेंस कर सके और जो भी सामान उनको बेचना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, ताकि उनका एक्सपोर्ट कर सके वेस्टर्न मार्केट्स में और फिर जो है इकोनॉमी उनकी बैलेंस हो सके। ठीक है, फिर आपका आता है रिड्यूस टेक्नोलॉजी कॉस्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। सो वेस्टर्न कंट्रीज से ये भी निकला था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के जितनी भी टेक्नोलॉजी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस करी जानी चाहिए फॉर द LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी कॉस्ट रिड्यूस होनी चाहिए फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, ताकि उनकी इकोनॉमी के ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए उनको पावर्टी से लिफ्ट अप करना है। तो ये सारे प्रपोजल्स निकले थे। फिर लास्ट फोर्थ वन निकला था ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स। एक ये भी चीज प्रपोज हुई थी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट जो UN के ESCO हो गया या फिर कोई और इंस्टीट्यूट जितने भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट आते हैं वहाँ पे उनका रोल जो है बढ़ाना चाहिए। अब उनके जो है ओपन करनी चाहिए, उनके लिए वो ये इंस्टीट्यूट्स ओपन होने चाहिए ताकि वो अपना जो है बात रख सके, ठीक है, अपनी इकोनॉमी अच्छी कर सके इस चीज़ के लिए। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपसे पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के अंदर, ठीक है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये सिर्फ 4 पॉइंट्स आपको 4 पॉइंट्स बोलेंगे और बोलेंगे कि 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बताओ। सो सिर्फ अर्थ ये 4 पॉइंट्स के लिए पूछेंगे रिपोर्ट में क्या था, तो आपको चारों पॉइंट्स लिखने मगर हो सकता है वो 2 मार्क्स में हो, कभी कभी 4 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में भी बहुत लेस होते हैं इसके चांसेस आने के। 4 मार्क्स में आपको पूरा लिखना है, नॉट सिर्फ दिस 4 पॉइंट्स, यू हैव टू राइट होल थिंग कि ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ, क्यों हुआ, कौन सा जो है इसका कौन सा इंस्टीट्यूट था जिसने ये एक रिपोर्ट निकाली, कौन से ईयर में निकाली, क्या नाम था उस रिपोर्ट का और उसके अंदर फिर क्या क्या चीजें दे रखी थी। 4 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट आपका हो गया कि उनके रिसोर्सेज पे उनका हक होना चाहिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे, ठीक है। वेस्टर्न मार्केट उनके लिए खुली होनी चाहिए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, इंपोर्ट कर सके, ठीक है। टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम होनी चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, फिर उनका रोल जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स में बढ़ाना चाहिए। सो ये 4 पॉइंट जो है आपके हो गए। सो आई होप समझ में आएगा। आगे चलते हैं है रोल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रोल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 4 मार्क्स इन योर एग्जाम, कैन बी कम, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के परस्पेक्टिव से। समझते हैं कि क्या है इंडिया का रोल क्या था कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का क्या रोल था। तो इंडिया का रोल ये था कि इंडिया का रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर पे टाइम पे, उसका 2 फोल्डेड रिस्पॉन्स था। इंडियाज रिस्पॉन्स वॉज 2 फोल्डेड। पहला उसका था कि नाम जो है मूवमेंट चला रहा था, ठीक है। इट वाज बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा था स्टेइंग अवे फ्रॉम द बोथ अलायंसेस, ठीक है। इट वाज स्टेइंग अवे फ्रॉम बोथ द अलायंसेस। एंड सेकंड उसका था कि उसने आवाज़ उठाई थी उन कंट्रीज के लिए भी जो डीकोलोनाइज अभी न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी कि वो भी किसी भी अलायंस को जो है ज्वाइन ना करें। तो उसने ये आपका मैंने लिखा है स्टेइंग अवे, उसने इस चीज़ के लिए भी जो है किया और अपनी आवाज़ उठाई दूसरे कंट्रीज जो अभी न्यूली जो है इंडिपेंडेंट हुई थी वो भी किसी भी अलायंस को ज्वाइन ना कर सके, इस चीज़ के लिए भी उसने आवाज़ उठाई थी। तो उसका ये 2 रोल था, 2 फोल्डेड जो उसका रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर के टाइम पे। तो आगे आता है कि जो हम इंडिया की पॉलिसी थी, ठीक है, इंडियाज पॉलिसी वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। इंडिया की पॉलिसी जो थी वो ना तो नेगेटिव थी ना ही पैसिव थी, ठीक है। नेहरू जी ने दुनिया को ये वर्ड को याद दिलाया कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब बेसिकली क्या था। उन्होंने याद दिलाया कि नॉन अलाइनमेंट डजंट मीन फ्लीइंग अवे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम भाग रहे हैं, हम वर्ल्ड के अफेयर से जो है बिल्कुल आइसोलेटेड हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग लाइक दैट। और नॉन अलाइनमेंट डजंट मीन दैट वी आर फ्लीइंग अवे, भागना नहीं है उसका मतलब। इट मीन्स दैट वी आर जस्ट नॉट अ पार्ट ऑफ either of the alliances and we are just being ourselves and we are not being your part। किसी भी लाइंस का हम पार्ट नहीं बन रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुनिया के बारे में पता नहीं, हम भाग गए हैं। इट्स नॉट, इट डजंट मीन लाइक दैट। हम सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस, जो हमने इंडिपेंडेंस हमें मिली है, हम सिर्फ वो बचा रहे हैं अपनी। तो नेहरू जी ने ये चीज़ बोली थी, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है कि इंडिया का जो रोल था, क्योंकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का रोल था, इंडिया ने जो है फुल फ्लेज वॉर होने से जो है काफ़ी कंट्रोल की थी कि यूएस और यूएसआर के बीच में फुल फ्लेज वॉर ना हो, उनके बीच में जो है वॉर रिड्यूस हो, फुल फ्लेज वॉर ना हो, अगर कोल्ड वॉर जो चल रही थी वो फुल फ्लेज में ना बदल जाए। तो नेहरू जी ने एक और चीज़ जो है प्रपोज करी थी, उनका एक ग्रेट फेथ था, एक ये आपका जो पूरी लाइन लिखी है ग्रेट फेथ था उनका, अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉर्पोरेटिंग नेशन, मतलब कि एक कॉमनवेल्थ हो जो कि फ्री हो, अ जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉर्पोरेटिंग नेशन, जो ऐसे नेशन, उनका जो फेथ था, उनका बिलीव था कि सारे जो नेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने वाले हों, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे नेशंस होंगे या फिर ऐसा जो है कॉर्पोरेटिव नेशंस होगा, तो उनका जो बिलीव था नेहरू जी का, तो वो कहते थे कि दैट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन, ये जो नेशंस के अंदर साथ जो कॉर्पोरेशन है, जो कॉर्पोरेटिव बिहेवियर है, जो कॉर्पोरेशन होगी अगर नेशन के साथ, तो ये कोल्ड वॉर को अगर खत्म नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्टन कर देगा, इट वुड प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सॉफ्टनिंग इफ नॉट एंडिंग द कोल्ड वॉर। मतलब यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो कोल्ड वॉर चली थी वो खत्म तो नहीं होएगी, हो सकता है वो खत्म तो ना हो, मगर रिलेशंस थोड़े सुधर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहे हैं, टेंशन जो है थोड़ी कम हो सकती हैं अगर सारे नेशंस कॉर्पोरेट करके चले तो ये बहुत बड़ा एक जो है रोल था इंडिया का कोल्ड वॉर के टाइम पे। सो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर में, और आपको इंडिया का रोल पता होना चाहिए। इसमें से कभी अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता, 2 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन बनता कि नेहरू जी ने जो है क्या बोला था, एक नेहरू जी ने फ्लीइंग अवे का आइडिया दिया था, और एक नेहरू जी ने आपका ये वाला आइडिया दिया था कि ये जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉर्पोरेटिव नेशन होता है। ये दो उन्होंने एक जो है फ्रेज बोले थे, ठीक है, तो ये भी 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि अब तो हमने इतना पढ़ लिया कि इंडिया का जो रोल था वो क्या रोल था कोल्ड वॉर के टाइम पे। अब आते हैं कि नैम का पढ़ लिया, तो नैम जो था नॉन अलाइन था, नॉन अलाइन मूवमेंट से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स हुए, उसके कौन कौन से इंटरेस्ट थे जो नॉन अलाइन की वजह से जो है वो पूरे हुए, या फिर वो नॉन अलाइनमेंट की वजह से जो है उसको एडवांटेज हुए। तो 2 बेसिकली उसको एडवांटेज हुए, 2 उसके इंटरेस्ट पूरे हुए। पहला तो था कि नॉन अलाइनमेंट ने इंडिया को इंटरनेशनल डिसीजन लेने के लिए जो है अलाउ किया, कि मतलब इंडिया को बेसिकली इस चीज़ का बेनिफिट हुआ कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस जो है वो ले सकता था, ठीक है, इंटरनेशनल डिसीजंस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, अपने इंटरनेशनल डिसीजन ले सकता था, अपनी जो है उसमें राय दे सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ नॉन अलाइनमेंट से। तो नॉन अलाइन पोस्टर ऑल्सो सर्व इंडियाज इंटरेस्ट, तो इंडिया के इंटरेस्ट जो है उसने पूरे करे। पहला उसने इंटरनेशनल डिसीजन जो है इंडिया ले सकता था, नॉन अलाइनमेंट ने उसको अलाउ किया। इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर, ठीक है, वो एक सुपर पावर को बैलेंस कर पाता था दूसरे, क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि इंडिया का जो सबसे जो रिलेशंस थे, इंडिया के जो रिलेशंस थे, चाहे वो आपके यूएस के साथ हो या यूएसएसआर के साथ हो, यूएसएसआर के साथ अगर बेसिकली बात करूँ तो उसके अंदर रशिया जो है आता है, तो रशिया के साथ जो इंडिया के रिलेशंस थे वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। अगर हमारे रशिया के साथ रिलेशंस कभी खराब हो भी जाते थे या फिर उसके साथ हमारी नहीं बनती थी, तो ऐसा नहीं था, हमने दोनों की जो पावर्स हैं, दोनों का जो के साथ जो रिलेशन है वो बैलेंस करके रखा था, कि हमने यूएस के साथ भी काफ़ी अच्छी दोस्ती बना ली थी और यूएसएसआर के साथ भी। तो इस वजह से अगर यूएस और यूएस के साथ उसकी दोस्ती दोनों के साथ अच्छी थी, बेशक हम नॉन अलाइन कंट्री थे, हम तो जो है किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं थे, इंडिया किसी का भी पार्ट नहीं था, बट स्टिल उसने यूएस और यूएसआर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस बना के रखे थे। इस वजह से अगर उसके एक के साथ रिलेशंस खराब भी हो जाते थे, कुछ भी बात हो जाती थी, तो इन दोनों में से कोई भी इंडिया को बुली नहीं कर सकता था, इंडिया को कोई भी जो है गलत नहीं कर सकता था। तो इस वजह से अपने इससे पावर जो रिलेशंस थे ना वो काफ़ी दोनों के साथ अच्छे रखे थे। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा एडवांटेज था, जो इंटरेस्ट जो था इसका पूरा हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में
जो है आ सकता है, ठीक है। अगर इंडिया के नेशनल जो है बेनिफिट समझे कि उसको नॉन अलाइनमेंट से क्या कौन से बेनिफिट्स हुए, क्या क्या उनके इसके इंटरेस्ट जो थे पूरे हुए उसके अंदर। अब उसके तो कुछ क्रिटिसिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर वर 2 क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो 2 क्रिटिसिज्म थे इंडिया के जो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट में। वो 2 क्रिटिसिज्म समझ लेते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म थे। पहला तो था कि लोगों ने कहा कि ये जो इसका पॉलिसी है ना इंडिया की, वो अनप्रिंसिपल्ड है। क्यों अनप्रिंसिपल्ड है? क्योंकि इसने सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट की वजह से ये पॉलिसी जो है स्टार्ट करी थी। दिस पॉलिसी इज जस्ट फॉर परस्यूइंग इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो इंटरनेशनल डिसीजंस ले रहा था, क्योंकि उसको ये चीज़ बेनिफिट हो रहा था, इंटरनेशनल डिसीजंस ले रहा था वो जो नॉन अलाइनमेंट के अंडर। तो इस वजह से लोगों ने कहा, वर्ल्ड ने कहा कि अनप्रिंसिपल्ड है और इसे अपने नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए पॉलिसी स्टार्ट करी है। और साथ में इस वजह से उसको काफ़ी बार इंडिया को नेशनल कुछ क्रूशियल नेशनल इंटरनेशनल जो है डिसीजन होते थे वो नहीं लेने दिए जाते थे। दूसरा क्रिटिसिज्म था कि इंडिया जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। मतलब पहले तो उसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, नाम स्टार्ट किया एंड ठीक है उसका वो हिस्सा था, उसने ठीक है बाकी कंट्रीज को भी फोर्स किया कि नहीं आप लोग जो है इसमें करो, आवाज़ उठाई इस चीज़ के लिए कि नहीं आप लोगों को जो है किसी भी अलायंस के साथ, ना तो वेस्टर्न अलायंस के साथ आपने जाना है ना ईस्टर्न अलायंस के साथ, किसी यू डोंट हैव टू ज्वाइन ईदर ऑफ द अलायंसेस। पहले उसने ये चीज़ फोर्सफुली हर किसी को बोला। उसके बाद जो है वो खुद उसने ट्रीटी साइन कर ली 1971 के अंदर यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ये आपको पता होना चाहिए, 1971 के अंदर 20 इयर्स के लिए करी थी। 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। लोगों को लगा कि ये तो इसने मतलब ये ट्रीटी साइन करी है, तो वर्ल्ड को लगा कि तो उसने ट्रीटी तो साइन करी थी सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए, क्योंकि तब के टाइम पे हमारा बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था। इंडिया का जो रिस्पॉन्स था इस चीज़ को, उसने यही कहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है बांग्लादेश को लेके, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही है, डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। इस वजह से जो इंडिया ने है वो फ्रेंडशिप जो ट्रीटी साइन करी थी यूएसएसआर के साथ, उसने कोई अलायंस ज्वाइन नहीं कर ली थी उसके जाके यूएसएसआर के साथ कि नहीं मैंने तो जो वही उसके साथ जाके वो कर लिया कि मैं अलायंस के साथ जो हो गया हूँ, उसके साथ मैंने जो है पार्ट हो गया, तो मैं उसने जो अलायंस ज्वाइन नहीं करी थी। मगर वर्ल्ड उसको क्रिटिसिज्म जो है बन गया कि वो इनकंसिस्टेंट है, उसने ट्रीटी साइन कर ली है और अब वो जो है पहले तो कह रहा था कि कोई मत करो, अब जाके लोग वर्ल्ड को लगा कि वो खुद ही जो है उसने अलायंस ज्वाइन कर लिया यूएसएसआर की। तो दैट वाज नॉट द केस। तो ये दो जो है आपके बेसिक इनका जो है क्रिटिसिज्म थे। पहला जो था कि आपका अनप्रिंसिपल्ड है, 2 वर्ड याद होने चाहिए आपको, अनप्रिंसिपल्ड और अनकंसिस्टेंट है। दिस क्वेश्चन कम्स फॉर योर 2 मार्क्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। सो यू शुड बेटर नो दिस कि आपका क्रिटिसिज्म क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट से क्या इंडिया को बेनिफिट्स हुए वो भी मैंने समझा दिया, 2 बेनिफिट्स हुए और 2 क्रिटिसिज्म भी उसको इंडिया को फेस करने पड़े थे। So I hope that I have made everything very much clear and you have understood whatever I have explained. So in the end I will just say that we have completed this chapter and for finally, so if you have liked it, please give us a big fat thumbs up and do not forget to subscribe to my channel and you can follow me on Instagram. So I will see you guys in another video with chapter 2 of your book 1 class 12. So stay tuned with me and I will see you guys in the next video. Have a nice day.